हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य एग्जाम पॉइंटर पर। दोस्तों स्पेशली फॉर बीएड है दोस्तों, ये इसका पार्ट 1 आपको बताया जा चुका है। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एडमिट कार्ड आ चुका है दोस्तों, और जो बीएड का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड कर दिया गया है वो 9 अगस्त को कर दिया गया है। तो आपके पास अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी इस सीरीज़ को हम लोग समाप्त करेंगे। तो पार्ट नंबर 2 आज हम लोग देखते हैं। स्पेशली फॉर बीएड है दोस्तों, और ये टेट, सीटेट, एनटीए, नेट में भी इक्वली जो है वो काम आएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुल दोस्तों 25 क्वेश्चन हैं। 25 क्वेश्चन में से आपको आंसर देने हैं और आपको ये चेक करने हैं कि हमारा कितना सही हुआ दोस्तों, ठीक है। अगर जितने सही हुए हैं वो कमेंट कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और कमेंट नहीं कर देते हैं तब भी जो है वो आप अपने आप से इसको जानिए और समझिए कि हमारे कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। अभी हमें और पढ़ने की ज़रूरत है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि मूल्यांकन का सर्वाधिक अर्थपूर्ण राह है। मूल्यांकन जानते हैं, ठीक है, पढ़ाया जाता है, पढ़ाने के बाद फिर मूल्यांकन किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो उसका अर्थपूर्ण राह क्या है? विद्यार्थियों का कम्युलेटिव रिकॉर्ड रखना, या फिर निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन करना, या फिर टर्म के अंत में हेतु लक्ष्य परीक्षा लेना, या फिर सेमेस्टर पद्धति मूल्यांकन। तो आप लोग आंसर सोच लिए होंगे, अब अपना आंसर आप लोग सोचे रहिए। तो हम बताते हैं सही आंसर क्या है दोस्तों, निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन करना, ठीक है। तो अगर मूल्यांकन का सर्वाधिक अर्थपूर्ण राह आपके एग्जाम में आता है तो आप क्या बताएंगे, निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन ही जो है क्या होती है दोस्तों, अर्थपूर्ण राह होती है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, एक अच्छे वार्तालाप संचारण में जरूरी है, तो वो क्या जरूरी है दोस्तों? नाटकीय प्रस्तुति, रुके बिना बोलना, नरम आवाज़ में बोलना, या फिर विचारों की स्पष्टता। आप लोग आंसर सोचिए दोस्तों जल्दी से, क्योंकि हम जल्दी से आंसर बता रहे हैं। तो वो क्या होती है दोस्तों, विचारों की स्पष्टता। ये गायब हो गया है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन नंबर डी, विचारों की स्पष्टता ही जो है वो सही है दोस्तों, ठीक है। एक अच्छे वार्तालाप में ज़रूरी है कि जो आपके विचार हैं वो स्पष्ट हों, ठीक है, जो कि सामने वाला है वो अच्छे से समझ पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कौशल तालीम का निर्धारक है। शिक्षण कौशल तालीम का निर्धारक है विद्यार्थी, शिक्षक की निरीक्षक, या फिर हेड मास्टर, या फिर घटक। तो कौन है दोस्तों? जल्दी से आप लोग आंसर सोचिए, हम आंसर अब बता रहे हैं। तो वो कौन है दोस्तों? घटक, ठीक है। तो जितने भी घटक होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? शिक्षण कौशल तालीम का निर्धारक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ग शिक्षण में सूचना माध्यम वर्ग से दूर रहना और चले जाना को असर करती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या सही होगा दोस्तों? कह नहीं सकते कि आप सहमत नहीं हैं, कि आप इस बात से सहमत हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि वर्ग शिक्षण में जो सूचना माध्यम है ये वर्ग से दूर रहना और चले जाना को असर करती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? सहमत नहीं हैं, आप नहीं कह सकते, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग आंसर सोच लिए होंगे, तो इसका आंसर है दोस्तों आप इससे सहमत हैं, ठीक है। तो जो वर्ग शिक्षण में जो सूचना माध्यम है वो वर्ग से दूर रहना और चले जाने को असर करती है दोस्तों, ठीक है। तो इस बात से आप सहमत हैं। अगला प्रश्न है, स्कूल संकुल की परिकल्पना प्रथम बार स्थापित हुई, ठीक है। तो किस राज्य में स्थापित हुई? राजस्थान में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, या फिर उत्तर प्रदेश में? तो वो स्थापित हुई दोस्तों कहाँ? सबसे पहले राजस्थान में, ठीक है। स्कूल संकुल की परिकल्पना अगर पूछता है सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुई, तो वो राजस्थान में। अगला प्रश्न है, अध्यापक का आचरण जरूरी है, ठीक है। सूचनात्मक, निर्देशात्मक, या फिर आदर्श, या फिर प्रशासकीय। तो किस टाइप का आचरण होना जरूरी है अध्यापक का? तो वो है दोस्तों आदर्श, ठीक है। कहते नहीं है कि अध्यापक हमारे आदर्श होते हैं, ठीक है। तो अध्यापक का कौन सा आचरण जरूरी है? उसका आदर्श होना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न, यशपाल कमेटी रिपोर्ट का नाम है, ठीक है। प्रसारण द्वारा शिक्षण, या फिर बिना बोझ के शिक्षण, या फिर अध्यापक शिक्षण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यशपाल कमेटी की रिपोर्ट का क्या नाम है दोस्तों? तो वो नाम है बिना बोझ के शिक्षण, ठीक है। बिना बोझ के शिक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में आपके आया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं है? अब ये जीएस का है दोस्तों, ये आ गए अशोक के धम्म में। तो दान पुण्य, भातृभाव, या फिर संघ के प्रति आस्था, या फिर माता पिता का आज्ञा पालन। तो धम्म में कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों? संघ के प्रति आस्था, ये धम्म में, अशोक के धम्म में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तालीम शिक्षण का स्तर नहीं है? कौन सा तालीम शिक्षण का स्तर नहीं है दोस्तों? आपको बताना है। याददाश्तता स्तर, या फिर चिंतनशीलता स्तर, या फिर समझ स्तर, या फिर असमानता स्तर। तो कौन सा है दोस्तों? तो वो है
असमानता स्तर। असमानता स्तर तालीम शिक्षण का स्तर नहीं है। बाकी याददाश्तता, चिंतनशील और समझ स्तर ये तीनों है। ठीक है, चलिए झूमिंग किस कृषि का एक प्रकार है? ठीक है, कर्तन एवं दहन हम जानते हैं, जिसे स्थानांतरी कृषि कहते हैं दोस्तों। ठीक है, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यह स्थानांतरी कृषि है। दो अक्षांशों के बीच जो समयांतर है दोस्तों वो कितने का होता है? तो दो अक्षांशों के बीच जो समयांतर है वो कितने का होता है? और यहाँ अक्षांश लिख दिया दोस्तों, इसको आप यहाँ पर हटा करके आप यहाँ देशांतर लिख दीजिए। ठीक है, देशांतर। ठीक है, तो दो देशांतरों के बीच जो समयांतर होता है दोस्तों वो कितना होता है? 4 मिनट का होता है। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट। ठीक, और इसी में 15 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 1 घंटा। तो यहाँ पर आप देशांतर कर लीजिए। जो ग्लोब पर देशांतर रेखाएं कौन होती हैं दोस्तों? जो इस प्रकार से खींची गई होती हैं वो क्या होती हैं? देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 180 देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, कितनी? 180। ठीक, अब उनमें क्या होता है? दो देशांतरों के बीच यानी कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट की। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको बताना है लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो वो किसका है दोस्तों? महाराष्ट्र का। लावड़ी किसका है? महाराष्ट्र का है। दूरी समय आलेख का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? दूरी समय डिस्टेंस टाइम जो स्लोप होता है वो क्या प्रदर्शित करता है दोस्तों? क्या प्रदर्शित करता है? तो वो चाल बताता है। ठीक है, चाल बताता है। अगला प्रश्न, रीति का बहुवचन लिखिए। रीति का बहुवचन बहुत ही आसान है, आप लोग सोच लिए होंगे। तो रीति का बहुवचन क्या है? हम लोग जानते हैं रीतियाँ होती हैं। अगला है, निम्न से सही शब्द चुने। आदर्श, 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 आदर्शा। तो आप लोग बिल्कुल आंसर जान गए होंगे, ये क्या होता है? सही क्या है? आदर्श। कोई अच्छा अध्यापक बन सकता है, कैसे? छात्रों की जिज्ञासा वृत्ति, उनकी शैली अच्छी हो, वह अच्छा विषय जानता हो, या फिर उनको पढ़ाने में सच्ची दिलचस्पी हो, या फिर वह जानता हो कि विद्यार्थियों को कैसे नियंत्रित किया जाए। तो कौन अच्छा अध्यापक बन सकता है दोस्तों? जो जानता हो कि विद्यार्थियों को कैसे नियंत्रित किया जाए। ठीक है, चलिए। अध्यापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल है। ठीक है, कौशल अध्यापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल है तो क्या है? वर्ग नियमित रूप से लेना, या फिर विषय का पाठ्यक्रम पूरा करना, विद्यार्थियों को समझ में आना जो अध्यापक कह रहा हो, या फिर अध्यापन के समय विद्यार्थियों को तनाव रहित रखना। तो कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल होता है दोस्तों? कि विद्यार्थियों को समझ में आना जो अध्यापक कह रहा है। ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो सारी चीज़ें बेकार हैं। अगला प्रश्न है, ज़्यादा तौर पे प्रभावी अध्यापन एक कार्य है किस प्रकार से? जिसमें अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाएं और वह उनको समझ में आए। दूसरा है, अध्यापक की प्रामाणिकता में, या फिर अध्यापक को पढ़ाने के कार्यों में रुचि होना, या फिर वर्ग में शिष्टाचार बनाए रखना। ठीक है, तो कौन सा सही होगा दोस्तों? जिसमें अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाए और उनको समझ में आए। ठीक है, ये है ज़्यादा तौर पर प्रभावी अध्यापन का एक कार्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक व्यवसाय की सफलता आधारित है किस पर? अपने उपरियों से वफादारी पर, या फिर व्यक्तिगत संतोष प्रदान करने की नीति पर, या फिर लोगों से संबंध बनाए रखने पर, या फिर कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने पर। तो जो एक व्यवसाय की सफलता है वो किस पर निर्भर करती है दोस्तों? तो वो निर्भर करती है आपके कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने पर। ठीक है, कार्य की गुणवत्ता आप बनाए रहेंगे तभी आपका व्यवसाय सफल रहेगा। जैसे ही गुणवत्ता आप डाउन करेंगे आप असफल हो जाएंगे। ठीक है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देख कर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, दूसरों के व्यवहार को देख कर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के, तो उसको क्या कहा जाता है? आकस्मिक अधिगम, या फिर सामाजिक अधिगम, या फिर अधिगम प्रायोगिक, या फिर अनुबंध। यहाँ अधिगम क्या होता है दोस्तों? लर्निंग। ठीक है, चलिए तो क्या होगा दोस्तों? तो वो होगा सामाजिक अधिगम। ठीक है, वो क्या होगा? सामाजिक अधिगम। म्यांमार इसका नया नाम है, थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है। म्यांमार, म्यांमार किसका नाम है? बहुत ही ईजी है, आप लोग बर्मा पढ़ते आए होंगे। पहले इसका नाम क्या था? बर्मा, अब इसका नाम क्या हो गया? म्यांमार। अगला प्रश्न है, चालुक्य का राजधानी शहर था। तो चालुक्यों की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो अब यदि आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे चालुक्यों की राजधानी क्या थी दोस्तों? बादामी। ठीक है, चलिए। भारत के मूल निवासी थे, तो भारत के मूल निवासी
मुगल थे कि ईसाई थे कि द्रविड़ थे कि सिख थे, बहुत ही ईजी है। तो वो कौन थे दोस्तों? द्रविड़ थे। ठीक है, भारत के मूल निवासी कौन थे? द्रविड़ थे। केसर मसाला बनाते वक्त पौधों का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग करते हैं केसर मसाला बनाते समय? तो कौन सा हिस्सा प्रयोग करते हैं? वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिकाग्र का हिस्सा केसर के वर्तिकाग्र का प्रयोग करते हैं क्या करने के लिए? मसाला बनाने के लिए। कौन से राज्य को बुद्ध धर्म का उद्गम कहा जाता है? ठीक है, तो किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है दोस्तों? बिहार को। ठीक है, कौन से राज्य को बुद्ध धर्म का उद्गम कहा जाता है? तो वो किसको कहा जाता है? बिहार को। तो दोस्तों कुल मिलाकर के हमारा जो 25 क्वेश्चन था आज के जीएस, जीके और बाल विकास का, वो दोस्तों ख़त्म हुआ। और अब आप लोग बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। अगर नहीं बताते हैं तो आप लोग स्वयं ही नोट कर लीजिए कि हमारे कितने सही हुए दोस्तों। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट सीरीज दोस्तों बहुत जल्द आएगी, तो आप लोग डटे रहिए ऐसे ही। अब टाइम है केवल और केवल रिवीजन करने का, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 9 अगस्त को फिक्स हो गया है। एडमिट कार्ड आप लोगों को मिल ही गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, जय हिंद।